Hello dear students, welcome to EC Plus, a digital platform of advanced engineering classes। और हम इस रेलवे इंजीनियरिंग की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं दी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवे। और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ऑन टू द कर्व्स पार्ट। ठीक है, तो आई होप आप इस सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लगाते चले जा रहे होंगे। मेरे इस लेक्चर सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि जब आप इस सीरीज मतलब इस पूरे लेक्चर को पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस बन जाएंगे, शायद ही कोई आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। रिवाइज इट नाइसली और क्वेश्चन जो है वो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम लोगों ने सुपररिलेशन के बारे में देख लिया, नेगेटिव सुपररिलेशन देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं कर्व्स पर। ठीक है, तो जैसा कि आप इस रेलवे इंजीनियरिंग में देख रहे हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जब भी कभी हमें ऐसे टेरेन से गुजरना होता है, या तो जहां पर हमारे पास फिजिबिलिटी नहीं हो कि हम स्ट्रेट जा सकें, या एरिया ऐसा हो जहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा कटिंग या फिलिंग वर्क करना पड़ जाए, या हमें सीधे जाने के बजाय बीच में पड़ने वाले हर वो गांव, हर वो कस्बे, हर वो एरिया को कनेक्ट करते हुए जाना है, तो हमें हमारे ट्रेन को, हमारे रूट को मोड़ते हुए लेके जाना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज डू वी हैव द रीजन फॉर द कर्वेचर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि कर्व जो है वो जरूरी नहीं सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हो। जब अलाइनमेंट चेंज करना हो तो अलाइनमेंट हमारे पास वर्टिकल लेवल पे भी हो सकता है, मतलब वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं कर्व्स की, हमारे पास द यूज ऑफ कर्व इज नेसेसरी टू चेंज इन अलाइनमेंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल कर्व एंड चेंज इन ग्रेडियंट थ्रू दी वर्टिकल कर्व। वर्टिकल प्लेन में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास ग्रेडियंट के थ्रू होगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेंज करेंगे तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व के थ्रू होगा। द यूज ऑफ कर्व इज नेसेसरी इन दी फॉलोइंग कंडीशन। कब कब? टू बाईपास द नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी मैंने बताया जैसे कि हमारे पास सीधे ले जाना मुश्किल है, तो आर्टिफिशियल ऑब्स्ट्रक्शन कुछ आ जाए हमारे रूट में, हमें उसके लिए जो है वो चेंज करना पड़ जाता है हमारा अलाइनमेंट। एक रीजन ये हो सकता है। टू प्रोवाइड इजियर ग्रेडियंट बाय डाइवर्जिंग फ्रॉम द स्ट्रेट ट्रैक। सीधे जाना मुश्किल है तो हम हमारे पाथ में स्ट्रेट जाने के बजाय हम उसका ग्रेडियंट चेंज कर दें ताकि हम जो है वहां तक ज्यादा आसानी से पहुंच जाएं। टू रूट द लाइन फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज, हमें उन लोगों तक से गुजरता हुए चलना है। या टू बैलेंस द अर्थवर्क, हम अर्थवर्क बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए भी हम जो है वो रूट हमारा जो है वो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कर्व बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर्व। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये तो है रोड, बट यहां पर इफ यू कैन सी इट हियर, आपको यहीं से देखने को मिल रहा होगा, ये आपके पास रूट जो है वो कुछ इस तरीके से होते हुए आ रहा है। ये ट्रेन भी वैसे ही मूव कर रही है। एक्चुअली में हमारे पास वर्टिकल प्लेन में कोई भी चेंज आएगा वो हमेशा कर्वेचर के थ्रू ही आएगा। तो ये सब भी वर्टिकल कर्व्स है, मतलब यहां तो मल्टीपल वर्टिकल कर्व्स है। एक यहां बन गया है, फिर 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 यहां बन गया है। तो ऐसे में हमारे पास horizontal curve is provided to change the alignment, whereas vertical curve is provided to change the gradient. Simple circular curves accompanied by two transition curve is used in the horizontal curve. अब horizontal curve पर हम धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन बात समझने वाली ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछ भी ले अगर तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारा जो सिंपल सर्कुलर कर्व है वो अकंपनी होता है बाय टू ट्रांजिशन कर्व, दो ट्रांजिशन कर्व से अकंपनी होता है, इज यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो कैसे बनता है इस पर अभी आगे चल के चर्चा करेंगे। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट केस, हमारे पास जब भी कोई कर्व आएगा, कर्व से पहले हमें ट्रांजिशन कर्व देने की जरूरत पड़ेगी, विल रिक्वायर टू हैव अ ट्रांजिशन कर्व। तो दिस इज द कर्व विच इज प्रोवाइडेड बिटवीन द सर्कुलर एंड द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ट्रैक एट बोथ द एंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं।
हमारे पास यहां पर ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, ये हमारा ट्रांजिशन कर्व है, और ये हमारा एक सर्कुलर कर्व है। तो यहां से और यहां से हमारे पास ये रीजन बन जाता है सर्कुलर कर्व, जिसका आर कुछ डिफाइंड होगा, ठीक है। ये है हमारे पास ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व, और ये है हमारे पास स्ट्रेट पोर्शन। दिस इज द स्ट्रेट पोर्शन। स्ट्रेट पोर्शन का जो रेडियस होता है वो हमारे पास इंफिनिटी के बराबर होता है। तो हमारे पास जहां तक स्ट्रेट पोर्शन खत्म हो रहा है वहां भी रेडियस इंफिनिटी के बराबर होगा, और हमारे पास जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा एक रेडियस की वैल्यू हमारे पास यहां तक पहुंच जाएगी विच इज इक्वल टू आर मिनिमम, कि इतना तो चाहिए ही चाहिए ये कर्वेचर बनाने के लिए। तो हमारे पास इनफाइनाइट से किसी एक आर रेडियस की वैल्यू तक पहुंचाने के लिए जो कर्वेचर बनता है उसी को ट्रांजिशन कर्व कहा जाता है। तो हमारे पास द रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज रिड्यूस फ्रॉम इंफिनिटी टू द मिनिमम एट द स्टार्टिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। इट इज प्रोवाइडेड टू इंड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली एंड अवॉइड जर्क। तो जैसे जैसे हमारे पास हमें सुपर एलिवेशन की जरूरत पड़ेगी, सुपर एलिवेशन लाने से पहले मुझे सुपर एलिवेशन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रांजिशन कर्व ही हमारे लिए मदद करता है। तो ना इससे जर्क आता है और हमारे पास हमारा सुपर एलिवेशन बहुत आसानी से ग्रेजुअली इंड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास यहां पर जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो ट्रांजिशन कर्व के टाइप समझने से पहले यार आए देखिएगा, आपके पास यहां पर ये है, आपके पास यहां से ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस पोर्शन और एक लिमिट तक जा रहा है टू दिस पोर्शन, और आपके पास हमारा ये ट्रांजिशन कर्व जो है वो यहां पर एंड हो जाता है। तो ट्रांजिशन कर्व एक्चुअली में हमारे पास जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है लेमनिस्केट बर्नौली, ट्रांजिशन कर्व, एक हमारे पास कहलाता है स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व, एक हमारे पास कहलाता है क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व। इन सब की ज्योमेट्री ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। तो क्या होता है कि हमारे पास बहुत छोटे एंगल पर हमारा स्पाइरल और क्यूबिक पैराबोला ऑलमोस्ट एक जैसी ज्योमेट्री शो करता है, तो ज्यादा कोई अंतर आता नहीं है। जब जैसी ज्योमेट्री बढ़ती है, ज्यादा ज्योमेट्री पे हमारे पास वेरिएशन अलग अलग हो जाता है। हम जनरली स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व हाईवेज में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर टर्न बहुत अचानक से आता है और बहुत ज्यादा डिग्री का कर्व आ जाता है। वहीं पर हमारे पास इन रेलवेज ज्यादा कर्वेचर नहीं आता हमारे इसमें, या फिर ज्यादा अचानक से हमारे पास टर्न नहीं आता है क्योंकि द स्ट्रक्चर दैट वी हैव, द ट्रेन दैट वी हैव इज क्वाइट लॉन्ग। तो उस केस में हमारे पास व्हाट हैपेंस इज, हम जो है क्यूबिक पैराबोला वहां पर जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जरा देखते हैं इनकी ज्योमेट्रीज में हमारे पास कैसे वेरिएशन आ रहा है। इफ यू सी द केस हियर, जो सबसे इनरमोस्ट कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये स्पाइरल कर्व है, फिर आपको दिखाई दे रहा है वो लेमनिस्केट है, और फिर दिखाई दे रहा है वो आपको क्यूबिक पैराबोला है। अब क्यूबिक पैराबोला की ज्योमेट्री देखो जरा, अचानक से कर्वेचर नहीं आ रहा, कर्वेचर हमारे पास स्पाइरल और लेमनिस्केट के रिस्पेक्ट में क्यूबिक पैराबोला में थोड़ा कर्वेचर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास स्पाइरल कर्व इज यूज्ड इन हाईवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, जो भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास स्पाइरल कर्व हाईवे में ज्यादा यूज होता है और वहीं पर ये आइडियल बन जाता है, आइडियल इन हाईवे, बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्स कम्स मोर देन 9 डिग्री एंड इट इज ओके इन केस ऑफ स्पाइरल कर्व। ये हमारे पास स्पाइरल कर्व में इतनी ज्यादा 9 डिग्री से ज्यादा का कर्वेचर आ जाना हमारे पास वो स्पाइरल कर्व में चल जाता है। क्यूबिक पैराबोला इज यूज्ड इन रेलवेज बिकॉज हियर डिफ्लेक्शन इज जनरली लेस देन 9 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम जो है वो
स्पाइरल एंड क्यूबिक पैराबोला बोथ बिहेव इन सेम मैनर, डिफ्लेक्शन ऑफ अराउंड अप टू 4 डिग्रीज। मैंने भी बताया कि बहुत छोटे एंगल के लिए दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा शो करते हैं, सेम मैनर ऑफ डिफ्लेक्शन अप टू 4 डिग्रीज। और हमारे पास हमारा जो लेमनिस्केट कर्व है, ये जनरली हमारे पास जब डिफ्लेक्शन एंगल हमारे ट्रांजिशन कर्व में ज्यादा निकल कर आता है, इवन मोर देन 9 डिग्रीज, तब ये हमारे लिए जो है वो लेमनिस्केट कर्व दिया जाता है। तो लेमनिस्केट कर्व हमारे पास लार्जर इवन देन 9 डिग्री केस में ज्यादा सुटेबल हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछेगा रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर ट्रांजिशन कर्व का शेप क्या रखा जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यूबिक पैराबोला रखा जाएगा। और हमारे लिए ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास डिफ्लेक्शन ज्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अगर मैं किसी भी ट्रांजिशन कर्व की आपके सामने कोई एक ज्योमेट्री पेश करूं, ठीक है, हमारे पास तो हमारे पास इफ दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और ये मेरे पास कोई मेरा ट्रांजिशन कर्व है। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन कर्व में हमारे पास किसी भी पॉइंट पर x, y पर अगर मैं अपने इस कर्वेचर की इक्वेशन लिखना चाहूं, तो मेरे पास ये बन जाता है इसका स्लोप। ठीक है, और हमारे पास यहां पर इफ आई राइट इट एट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो ये हमारे पास निकल कर आती है y इज इक्वल टू 6x क्यूब अपॉन हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6RL के बराबर। y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6RL के बराबर, जहां पर हमारे पास r होता है रेडियस ऑफ कर्व और L होता है हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्या ट्रांजिशन कर्व का कोई रेडियस होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास कंटिन्यूसली चेंजिंग है ना, इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 6RL के बराबर। और वहीं पर अगर मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो वो हमारे पास बनता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा 3x स्क्वायर अपॉन 6RL। तो 3 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो ये बचेगा हमारे पास x स्क्वायर बाय 2RL इज रेफर्ड एज द स्लोप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा स्लोप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो ये दो डाटा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए कि हमारे पास हमारा ट्रांजिशन कर्व का स्लोप और ट्रांजिशन कर्व की इक्वेशन। ठीक है, अब बात ये आती है ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है ये हमारे पास आएगी कहां से? किसी भी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ हमारे पास कहां से आएगी? तो उसके लिए क्राइटेरिया सेट अलग अलग है हमारे पास, अलग अलग क्राइटेरिया सेट है। मतलब क्या? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज लेंथ अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक फ्रॉम इट्स मीटिंग पॉइंट विद द स्ट्रेट टू दैट ऑफ द सर्कुलर कर्व। स्ट्रेट लाइन से या स्ट्रेट कर्व से मिलने के बाद जब तक सर्कुलर कर्व नहीं आ जाता, तब तक जो लेंथ आएगी कर्वेचर की, उसी को बेसिकली लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कहा जाएगा। हमारे पास इट कैन बी कंप्यूटेड बाय एनी ऑफ द टू अप्रोचेस। पहली अप्रोच क्या है, जरा उसको समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट अप्रोच, और फर्स्ट अप्रोच में मैं लिखता हूं यहां पर बाय ओल्ड फॉर्मूला, और यहां लिखता हूं मैं
बाय न्यू फॉर्मूला। बाय ओल्ड फॉर्मूला एंड बाय न्यू फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व को अगर मैं लिखता हूं कैपिटल एल के बराबर, तो हमारे पास फंडा बनता है L इज इक्वल टू 7.2 ई के बराबर, विच इज ई ए, या तो ये होगा या L हो जाएगा 0.073 ई ए इंटू वी मैक्स के बराबर, या फिर हमारे पास बन जाएगा L इक्वल टू 0.073 ई सी डी इंटू वी मैक्स के बराबर। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेके चलना है, ठीक है। यहां पर ये ई ए क्या है, ई ए इज इक्वल टू एक्चुअल केंट। ई ए क्या है हमारे पास, एक्चुअल केंट है हमारे पास, विच इज इन सेंटीमीटर्स। ई सी डी क्या है हमारे पास, केंट डेफिशिएंसी, और ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। व्हाट वी मैक्स इज, तो वी मैक्स हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो वो हमारे पास बन जाती है यहां पर वी मैक्स इन kmph। तो हमारे पास ये जो L की वैल्यू आएगी, ये L आएगा हमारे पास मीटर में, अगर इस तरीके से वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो। डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे पास ठीक है, अब नया फॉर्मूला क्या बनता है जरा उसको देखो। नया फॉर्मूला कहता है L इज इक्वल टू 0.72 ई एक्चुअल। क्या अंतर आया, ये 7.2 था, ये 0.72 बन गया। L इक्वल टू 0.008 ई ए इंटू वी मैक्स, और L इज इक्वल टू 0.008 ई सी डी इंटू वी मैक्स। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो लेके चलेंगे, जो भी मैक्सिमम आएगा वो लेके चलेंगे। क्राइटेरिया यहां पर सेम सेट होता है कि ई ए का मतलब होता है एक्चुअल केंट, लेकिन इस बार वैल्यू एमएम में है। एमएम में रखोगे तो टेंथ वैल्यू ज्यादा आएगी। टेंथ मतलब अगर 5 सेंटीमीटर रखो या 50 एमएम रखो, रखने जाओगे 5 सेंटीमीटर तो यहां रखोगे 5, तो 0.073 है, यहां है 0.008, तो 0.0073 कहो या 0.008 कहो, ऑलमोस्ट एक जैसी बातें हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है, इनको एमएम में रख दिया, ये सेंटीमीटर में थे, तो कोई ज्यादा चेंज आया है नहीं। ई सी डी इज इक्वल टू केंट डेफिशिएंसी, ये भी किस में आएगी, एमएम में आ जाएगी। हमारे पास वी मैक्स जो है वो किस में आ जाएगा, केएमपीएच में आ जाएगा, और वहीं पर आता है एल हमारे पास, तो एल आ जाएगा हमारे पास मीटर्स में। सो एल विल कम आउट टू बी इन मीटर्स में। तो एक जो पहला अप्रोच है वो तो ये रहा, ठीक है, मैंने यहां बता दिया आपको। ये पहला अप्रोच है, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये कहता है, या तो इससे निकाल लो, ये दूसरा अप्रोच क्या कहता है जरा उस पर देखो। तो हमारे पास बाय सेकंड अप्रोच, और सेकंड अप्रोच क्या कहता है, हमारे पास सेकंड अप्रोच में 3 क्राइटेरिया। ए, बेस्ड ऑन रेलवे बोर्ड फॉर्मूला।
व्हाट डज रेलवे बोर्ड फॉर्मूला मीन? रेलवे बोर्ड फॉर्मूला का मतलब होता है कि हमारे पास रेलवे के द्वारा बनाया गया एक अपना अलग क्राइटेरिया बाय बेस्ड ऑन रेलवे बोर्ड फॉर्मूला एल निकल कर आता है 4.4 रूट आर के बराबर, 4.4 रूट आर के बराबर, जहां पर आर होगा रेडियस ऑफ द कर्व और एल निकल कर आएगा आपके पास मीटर्स में। अच्छा, हमारे पास इसके अलावा अगर आप लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा है, इफ यू स्टडीड द हाईवे इंजीनियरिंग, तो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर भी रेलवे के अंदर ऐसे होता था, एक हाईवे मतलब अपने आप में अकॉर्डिंग टू द रेलवे बोर्ड फॉर्मूला। हमारे पास इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द आईआरसी जो हमने पढ़ा हो, तो इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन, based on rate of change of radial acceleration, which is equal to L equal to 3.28 v का क्यूब divided by r, v का क्यूब divided by r, where v is the velocity in, यहाँ पे r को रख दो मीटर में, v को रख दो आप मीटर पर सेकंड में, r आ जाएगा मीटर में, और एल तो मीटर में ही आ रहा है आपका, एल में तो कोई चेंजेस है ही नहीं। और एक है हमारे पास सी वाला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, बेस्ड ऑन rate of change of super elevation, where L is equal to 3.6 into E, where E is the super elevation। तो आपके पास यहां पर तीन अलग अलग क्राइटेरियाज की मदद से आप जो है वो यहां पर कैलकुलेट कर पाते हो अपना सेकंड अप्रोच से फॉर्मूला, मतलब सेकंड अप्रोच से ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। ये E जो है आपके पास ये होता है सेंटीमीटर में। अच्छा, ये जो तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले में से maximum of 3 is considered and L is in meters। तो L किस में निकल कर आता है? मीटर्स में निकल कर आता है। तो एक देखो अप्रोच सिंपल सा है, एक अप्रोच ये कहता है कि या तो आप ओल्ड फॉर्मूला लगाकर इससे निकाल लो, या आप न्यू फॉर्मूला लगाकर इससे निकाल लो, नहीं तो फिर आप इस वाले तरीके से निकाल लो। आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है वो हमारे पास यहां पर ई और ये साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन यहां पर इंक्लूड हो गया। कितना सुपर एलिवेशन, उसका कितना रेट ऑफ चेंज, उससे निकल कर आ जाएगा हमारे पास हमारा लेंथ ऑफ द सुपर एलिवेशन, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और क्राइटेरिया हमारे पास, उस पर भी विचार कर लेते हैं। द अनदर क्राइटेरिया दैट वी हैव, हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि जब भी हम ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो ट्रांजिशन कर्व है मतलब रेडियस इंट्रोड्यूस हो रहा है, और रेडियस इंट्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब ये कि इसके ऊपर भी तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड का क्राइटेरिया पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चालू हो गया है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चालू हो गया तो इसकी लेंथ भी हमारी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड या मैक्सिमम स्पीड पर बेस्ड हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास हियर मैक्सिमम स्पीड बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड। इसके अंदर हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल स्पीड लेस देन 100 kmph। अगर ट्रैक पर नॉर्मल स्पीड 100 kmph से कम है तो हमारे पास
हमारी वी मैक्स की वैल्यू विल नाउ बी इक्वल टू 134 L अपॉन ई एक्चुअल और 134 L अपॉन ई कैन डेफिशिएंसी। इन दोनों में से हमारे पास, ठीक है, मिनिमम ऑफ द टू, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो हमारे लिए हमारी मैक्सिमम स्पीड बनेगी, ठीक है। या फिर हमारे पास दूसरा केस, अगर ट्रैक ऐसा बना है कि उसकी नॉर्मल स्पीड ही फॉर नॉर्मल स्पीड ग्रेटर देन 100 kmph, तो 100 kmph से ज्यादा की स्पीड वाला अगर कोई ट्रैक है तो वहां पर आपकी मैक्सिमम स्पीड निकल कर आ सकती है 198 L अपॉन ई एक्चुअल या फिर 198 L अपॉन ई कैन डेफिशिएंसी। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ द टू को कंसिडर किया जाएगा। और हमारे पास यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कैन डेफिशिएंसी है या ई एक्चुअल है, ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास यूजुअली यहां पर जब हम रखेंगे तो इट विल बी प्लेस्ड इन, ध्यान रखना इस बात को, मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास यहां पर हियर ई एक्चुअल और ई कैन डेफिशिएंसी ये दोनों निकल कर आती है mm में। यहां पर हमारे पास L होता है मीटर में और V मुझे मिलता है V मैक्स इन kmph और V मैक्स हमारे पास यहां पर kmph में आता है। तो एक और क्राइटेरिया जो हम लोगों ने कभी वेलोसिटी मतलब सेफ स्पीड निकालने का क्राइटेरिया पढ़ा था, मार्टिन्स रूल पढ़ा था हम लोगों ने, मार्टिन्स फॉर्मूला पढ़ा था। एक ये भी तरीका है हमारे पास कि हम बेसिकली यहां से लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व की वजह से भी निकाल सकते हैं कि ट्रांजिशन कर्व की लेंथ इतनी है, अगर इससे ज्यादा स्पीड पे गए तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना इतना सुपर एलिवेशन है। अगर सुपर एलिवेशन ज्यादा हो गया तो फिर स्पीड ज्यादा लेके जा सकते हो, सुपर एलिवेशन खुद कम है, डेफिशिएंसी है और लेंथ इतनी है तो तुम इस लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, वरना खेल खत्म हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शन में चूज करना पड़ता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम, आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी एईसी प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।